पैरालिसिस या लकवा मारना या फालिस पड़ना। इसमें होता क्या है, जब ब्रेन में या मस्तिष्क में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी के किसी अंग विशेष में मस्तिष्क से प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाते हैं, तो बॉडी का वह हिस्सा या अंग काम करने में असमर्थ हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। इसे ही हम पैरालिसिस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे आपका अपने MSc चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। और इस वीडियो में मैं कहीं पर आपको दो ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको कमेंट में जाकर बताना है कि वो दो जानकारियां मैंने कहां पर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरालिसिस कई प्रकार से हो सकता है, जैसे अस्थायी या टेम्पररी पैरालिसिस और परमानेंट या स्थायी पैरालिसिस या फिर कम एंड गो पैरालिसिस। नाम से ही स्पष्ट है कि अस्थायी पैरालिसिस में जो पैरालिसिस होता है वह कुछ दिनों तक रह सकता है और बाद में ठीक हो जाता है, जबकि स्थायी पैरालिसिस में जो पैरालिसिस होता है वह आजीवन रह सकता है। और कम्स एंड गो पैरालिसिस में जो पैरालिसिस होता है वह कुछ सेकंड तक या मिनट तक हो सकता है और फिर ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैरालिसिस आखिर होता क्यों है। सबसे पहला कारण है स्ट्रोक, जिसे हम हिंदी में पक्षाघात पड़ना भी कहते हैं। यह पैरालिसिस का सबसे प्रमुख कारण होता है और दो प्रकार से हो सकता है। पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मस्तिष्क में जो पाइपलाइंस खून के संचरण का काम करती हैं, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे मस्तिष्क में, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स या धमनियाँ कहते हैं, जिसके द्वारा ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है, इन धमनियों में किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाती है और मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे पैरालिसिस की कंडीशन बनती है। पैरालिसिस 85% मामलों में इसी वजह से होता है। ज़्यादातर हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ के कारण ये इस्चेमिक पैरालिसिस के कारण बन सकते हैं। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई के लिए जो पाइपलाइंस जा रही हैं वह फट जाती हैं और ब्लड आसपास में फैल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लकवा मार जाता है। और लगभग 15% मामलों में ऐसा होता है, मतलब 15% मामले पैरालिसिस के हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं। अब पैरालिसिस का दूसरा कारण है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से या खेलते हुए रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व गुजरती है उसमें नुकसान पहुंचता है और पैरालिसिस का कारण बनता है। तीसरा कारण होता है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें जन्म से पहले ही गर्भ में ब्रेन की मस्तिष्क की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, जो कि पैरालिसिस का कारण बनती है। चौथे कारण में बच्चे के बर्थ के समय स्पाइनल कॉर्ड में कभी कभी गलती से इंजरी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट इंजरी हो जाती है, जो कि पैरालिसिस का कारण बन जाती है। अब हम बात करेंगे पैरालिसिस कितने प्रकार का हो सकता है। पहला है कंप्लीट पैरालिसिस। इसमें पेशेंट लकवाग्रस्त अंग को न तो हिला ही सकता है और न ही उसमें कुछ सेंसेशन महसूस कर सकता है। दूसरा है पार्शियल या इनकम्प्लीट पैरालिसिस। इसमें पेशेंट पैरालिटिक मसल्स को कुछ हद तक हिला सकता है। और तीसरा है लोकलाइज्ड पैरालिसिस। इस प्रकार का पैरालिसिस केवल एक ही स्पेसिफिक अंग को प्रभावित करता है, जैसे हाथ या फेस या पैर या फिर हमारी वोकल कॉर्ड। चौथा है जनरलाइज्ड पैरालिसिस। यह सबसे कॉमन होता है, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है। वास्तव में हमारा ब्रेन दो भागों में डिवाइड रहता है, जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप फोटो में देख रहे होंगे कि यदि ब्रेन के बाएं हेमिस्फीयर में, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर में इंजरी हो जाए तो बॉडी के दाईं तरफ का हिस्सा प्रभावित हो जाता है, और इसी प्रकार से यदि ब्रेन के दाएं हेमिस्फीयर में, मतलब राइट हेमिस्फीयर में इंजरी हो जाए तो बॉडी का जो निचला बायां हिस्सा प्रभावित होता है, यानी कि लेफ्ट साइडेड प्रभावित होता है। जनरलाइज्ड पैरालिसिस को पैरालिसिस की लोकेशन के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मोनोप्लेजिया। इसमें बॉडी का एक ही अंग अफेक्ट होता है, जैसे एक पैर या फिर एक हाथ। दूसरा है हेमीप्लेजिया। इसमें बॉडी की
पूरी एक साइड प्रभावित हो जाती है, या तो बॉडी का पूरा दायां हिस्सा या फिर पूरा बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। यह स्ट्रोक के कारण होता है, जिसमें ब्रेन की एक साइड डैमेज हो जाती है। यदि लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होगा, जैसे मैंने पहले बताया, तो बॉडी का राइट साइड पैरालिसिस होगा, और यदि ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर डैमेज होगा तो बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा। दूसरा है डिप्लेसिया। इसमें बॉडी के दोनों साइड का हिस्सा समान रूप से प्रभावित होता है, जैसे या तो दोनों हाथ पैरालिसिस होंगे, या दोनों पैरों में लकवा पड़ेगा, या फिर फेस के दोनों साइड में लकवा आ सकता है। चौथा है पैराप्लेसिया। इसमें बॉडी के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। पांचवा जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें बॉडी के चारों लिम्स लकवाग्रस्त हो सकते हैं, जैसे दोनों हाथ और दोनों पैर जो हैं उनमें फालिस पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे लक्षणों की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रोक पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण होता है, तो स्ट्रोक को सामान्य भाषा में पक्षाघात भी कहा जाता है। पक्षाघात, इसकी वजह से आने वाले लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। स्ट्रोक की वजह से बॉडी के एक तरफ अचानक से कमजोरी आ सकती है, या बॉडी की एक तरफ का हिस्सा सुन्न हो सकता है। जुबान लड़खड़ाने लगती है, मुंह में टेढ़ापन दिखाई देता है, पेशेंट उल्टी सीधी बात कर सकता है, पेशेंट को देखने में तकलीफ हो सकती है, चलने में संतुलन खोना, लड़खड़ाना हो सकता है, या फिर पेशेंट को अचानक बेहोशी आ जाती है। यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक की कंडीशंस आए या इस प्रकार के पक्षाघात या लकवा पड़े, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में बिना समय गंवाए ले जाना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल में जहां सीटी स्कैन या एमआरआई की व्यवस्था हो। पैरों या हाथों में सुन्नपन होना, मसल्स के मूवमेंट का कम होना, और चलने फिरने में, चीज़ों को उठाने में या पकड़ने में, या स्विमिंग करने में या साइकिलिंग करने में दिक्कत आना, और बोलने में कठिनाइयाँ होना सामान्यतः पैरालिसिस के अन्य लक्षणों में आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात कि लकवा पड़ना या पक्षाघात होना, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, यह पूरे विश्व में मौत का दूसरा कारण होता है और विकलांगता होने का पहला कारण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को लकवा पड़ने वाला है। जैसे एक लक्षण जिसे हम TIA मतलब ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले पेशेंट को छोटा लकवा पड़ेगा जो 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाता है, जैसे बोलने में दिक्कत हुई और फिर ठीक हो गई, किसी हाथ पैरों में सुन्नपन हुआ या कोई परेशानी हुई और फिर ठीक हो गई। यदि ऐसा होता है तो समझ लेना कि इस पेशेंट को अब बड़ा लकवा या स्ट्रोक पड़ सकता है। इसलिए ऐसे समय में बिना कोई समय गंवाए इस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है ताकि स्ट्रोक को आने से पहले ही रोका जा सके। अब हम बात करेंगे पैरालिसिस से बचने के उपाय। बीपी की नियमित जांच करते रहें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अपने लिपिड प्रोफाइल की भी जांच कराते रहें और उसे भी कंट्रोल में रखें, मोटापा कम करें, कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें। स्मोकिंग पैरालिसिस का एक प्रमुख कारण है, इसलिए स्मोकिंग से हमेशा बचें और अपनी डायबिटीज़ को हमेशा नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है और यह सूक्ति पक्षाघात या स्ट्रोक के मामले में बिल्कुल सही बैठती है। इसलिए यदि किसी पेशेंट को पक्षाघात पड़े या लकवा पड़े तो बिना कोई समय गंवाए पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाएं जहां सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा हो, क्योंकि स्ट्रोक के इलाज में डॉक्टर्स के लिए एक गोल्डन पीरियड माना जाता है जो कि स्ट्रोक आने के बाद 4.5 घंटे का होता है। यदि पेशेंट समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसे इन 4.5 घंटे में रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। पैरालिसिस का होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा इलाज होता है और ऐसे पेशेंट जो पैरालिसिस से रिकवर नहीं हो पाए हैं उन्हें होम्योपैथिक दवाइयाँ देकर ठीक किया जा सकता है। पैरालिसिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर
कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर एक ऐप होता है जिसे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और उसमें डॉक्टर प्रदीप पांडे के नाम से आप मुझे सर्च करके मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पैरालिसिस का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है यह समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। नमस्कार।